करना, जो चल रहा है उसे चलने देना, ऐसी सरकार नहीं है। ये सरकार ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रही है। वो लगातार ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ लेकर के जा रही है। सरकार डीपली एम्बेडेड कल्चर, मतलब जो कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हैं, आप साथ में भारत की संस्कृति, भारत का समाज, उसको लेके चल रहे हैं। जो डेवलपमेंट मॉडल है, वो डेवलपमेंट मॉडल मतलब उसमें आप दुनिया से इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फाइनली जो मॉडल आप बनाए वो भारत का मॉडल भारत की तरह होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, इन सब बातों को देखते हुए उसके हिसाब से ही आप डेवलपमेंट मॉडल बनाएंगे। तो सरकार लगातार अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को लेकर चल रही है। संस्कृत को बढ़ावा मिलना चाहिए, आयुर्वेद को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये सब जो है सरकार इस दिशा में कई कदम उठा चुकी है। क्योंकि हमारा जो योग है, योग वो एक साइंस, बहुत ही डेवलप साइंस है योग, साइंस ऑफ बॉडी, सोल एंड माइंड, ठीक है, विच कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द परसेप्शन ऑफ लाइफ, इट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन यू एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। तो कल जो आप देखिएगा योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये तो एक एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कल्चर जो है, ये लीडरशिप कल्चर को साथ लेकर चल रही है, डीपली इम्बेडेड। मतलब आप समझिए तो मोदी गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है उसमें एक एंटी डेवलपमेंट थीसिस की बातें नजर आती है। एंटी डेवलपमेंट थीसिस जैसा हम लोग जानते हैं वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एंटी डेवलपमेंट थीसिस जो उसका आर्गुमेंट ये है कि हम उस डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार नहीं करते हैं जो डेवलपमेंट मॉडल उन राष्ट्रों के एक्सपीरियंस से बना है जो हमसे अलग हैं, जो उनका इतिहास अलग है। मतलब हर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट मॉडल है, उसकी विशिष्ट परिस्थितियां जो है, उसका इतिहास है, उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम, वहाँ के लोगों की इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, इन सब को साथ लेकर उस देश के लोगों ने जो फ्यूचर वो देख रहे हैं, जैसा फ्यूचर वो चाहते हैं, उसके अनुसार डेवलपमेंट मॉडल बनना चाहिए। तो एंटी डेवलपमेंट थीसिस जो ऐसा लगता है कि उसका कंटेंट काफ़ी हद तक मोदी गवर्नमेंट को इंस्पायर करता है कि डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, हम दुनिया से सीखेंगे जरूर, लेकिन कोई इम्पोजिशन नहीं होगा। हम उन चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते हैं जिसका आधार और जिसके पीछे जो अनुभव है, वो अनुभव हमारा नहीं है, वो किसी और कंट्री का है। जो व्यवस्था उस कंट्री में अच्छा काम कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वही व्यवस्था हमारे देश में भी अच्छा काम करे। इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंस्पायर होना चाहिए हमारे एंशिएंट कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति में जो बहुत अच्छी बातें हमारी जो शिक्षा व्यवस्था की थी, उन सब को रिटेन करेंगे। और मॉडर्न वर्ल्ड जो आज का है उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर के एक हार्मोनियस इंटरब्लेंडिंग वो होना चाहिए। न तो हमें इतना बंद होना है कि दुनिया के प्रति नकारात्मक एक सोच हो कि केवल हम लोग ही सबसे विकसित है, हमारा इतिहास सबसे गौरवपूर्ण इतिहास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और न ही हम ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया की कल्चर को ही सुप्रीम मान करके अपने ऊपर थोप लें, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें हमारी ज़मीन पकड़ के रखनी है और फिर आकाश में उड़ान भरनी है। और ऐसी उड़ान आकाश में वहाँ तक नहीं जाएंगे कि हम ज़मीन का साथ ही छोड़ दें, ऐसी उड़ान हमें नहीं भरनी है। एक संतुलन वो होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है उनके प्रयासों में, उनकी नीतियों में वो बात नजर आती है। तो लीडरशिप एम्बेडेड इन कल्चर और टेक्नोलॉजी एज एन टेक्नोलॉजी अपने आप एंड नहीं है, टेक्नोलॉजी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आईटी को आप यूज़ करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, इन सब को यूज़ कैसे कर रही सरकार। ये लीडरशिप की बात है कि टेक्नोलॉजी को सरकार जो है वो सर्वेंट बना कर रखी है, वो मास्टर नहीं है। टेक्नोलॉजी को इस ढंग से यूज़ कर रही है जिससे कि जनता को सरकार के और करीब लाया जा सके, सरकार को जनता के और करीब लाया जा सके। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सरकार वो इन्फोर्स कर रही है। बेहतर से बेहतर सेवा जनता तक पहुंचा सकती है, वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो दे सकती है बहुत आसानी से। तो टाइम, मनी, एनर्जी वो बचाना, लोगों को बेहतर सेवा देना और लोगों को यह अवसर देना कि वह सरकार के नीति निर्माण में भी सहयोग कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें और सरकार की जवाबदेही भी तय कर सकें। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में नहीं है, वो एक मीन्स है, उसको सरकार यूज कर रही है डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रोसीजर, उसके काम करने का तौर तरीका, इन सब के लिए सरकार यूज़ करी, जो बहुत ही बेहतर चीज़ है। और फिर है इंटीग्रेटिव अप्रोच। लगातार सरकार का प्रयास है पूरे भारतवर्ष को, उसकी हर एक मतलब क्षेत्रीय संस्कृति वगैरह जो है उन सबको साथ लेकर, अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं उन सबको साथ लेना, अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति जो है, जो व्यवस्था है, उन सबको एक रिदम में लेकर के आना, ये सरकार की बहुत चीज़ इंटीग्रेटिव अप्रोच। इसलिए सरकार जो है वो कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं है और बिल्कुल सही है। अगर समाज को इस ढंग से आप तोड़ देंगे, अलग अलग कास्ट में अगर देखेंगे डेवलपमेंट के नाम पे कि इसका कोई भी उद्देश्य, इसके पीछे उद्देश्य सही नहीं है। ये
जितने भी समझदार लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए देश को जाति में तोड़ने के बजाय धीरे धीरे जाति की भावना को डाइल्यूट करना है, खत्म करना है, इसको लोगों को एक सूत्र में पिरो देना है। हेट्रोजेनिटी जो है वो कभी भी लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर वो धागा, वो सूता अगर मजबूत है जो 10 तरह के फूलों को एक साथ जोड़ के माला बना दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए हेट्रोजेनिटी उस देश के लिए कभी समस्या नहीं होगी जहां पर एक बेसिक जो मौलिक जो मूल्यों की व्यवस्था है, लोगों की सोच है, आपस में जो प्रेम है, वो अगर मजबूत अगर है तो हेट्रोजेनिटी से कोई मतलब नहीं। हेट्रोजेनिटी वो एक एसेट है, वो लाइबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि अगर लोगों के बीच एक बुनियादी समझ होनी चाहिए कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब एक साथ हैं, और कोई भी छोटा छोटा गांव भी हो, कोई आदिवासी समाज हो, उसकी संस्कृति कल्चर, अगर वो समाज उसमें केवल 50 परिवार भी अगर है तो उसकी संस्कृति जो है वो उनके जो संस्कार हैं, संस्कृति, उनका म्यूजिक, उनका फूड हैबिट या जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है। क्योंकि उन लोगों ने या उनके पूर्वजों ने एक लंबे समय में उसको विकसित किया होगा, उस पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स को, उस जंगल के किसी कोने में रहते हुए या उस क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने एक जीवन शैली विकसित की है। ठीक है, वो हमारे साथ मैच करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, वो खूबसूरती है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच जो है वो सरकार का होना चाहिए। वो लद्दाख हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, ठीक है, ये सोच का फर्क है। आप बोलेंगे वो अंतिम गांव है और मोदी जी बोलेंगे ये प्रथम गांव है। ठीक है, एक बात ही अपने आप में सब कुछ बता देती है। तो सबको साथ लेके चलना, और साउथ इंडिया के लोग भी वो भी हमारे ही हैं। इसलिए कभी कभी जो टॉप लीडर्स आते हैं उनकी मीटिंग दिल्ली में होने के बजाय साउथ इंडिया में हो जाए, जिससे साउथ इंडिया को भी लगे कि सरकार केवल उत्तर प्रदेश से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है, उत्तर प्रदेश का ही केवल योगदान नहीं है, तो सरकार सब जगह चल। ये नैरेटिव जो है, ये सोच जो है, इसको धीरे धीरे कमजोर करना है कि बस दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बात गलत नहीं है प्रैक्टिकल टर्म्स में, लेकिन सरकार जब काम करती है तो उसके काम में ये भाव नहीं आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता है। ऐसा कुछ है, सारे राज्य सब बराबर है। तो इंटीग्रेटिव अप्रोच ऐसा नजर आता है। प्रोएक्टिव लीडरशिप है, उनकी लीडरशिप मोदी जी की प्रोएक्टिव है। मतलब वो कोई घटना घटे उस पर रिएक्शन दे उसके पहले, वो फ्यूचर मतलब एंटिसिपेटरी फ्लेयर गवर्नमेंट में है। फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए आज ही तैयारी कर ले, उसी को बोलते हैं प्रोएक्टिव लीडरशिप। ये प्रोएक्टिव लीडरशिप होगी जिसने बहुत पहले ही भाप लिया होगा। इसलिए सब लोग जो है उनका जनधन अकाउंट खाता पहले ही सरकार ने खुलवा दिया। सरकार के पास पूरा डेटा वगैरह सब सरकार के पास था। तो कोरोना काल में कोरोना को एंटिसिपेट किसी ने नहीं किया था, लेकिन सरकार की ये तैयारी जरूर थी ना कि सरकार के पास अगर पूरा डेटा अगर है, पूरी जानकारी का, तो कभी भी वो चाहे तो बहुत आसानी से एक एक व्यक्ति से जुड़ सकती है। इसलिए सबका खाता खुलवा दिया सरकार ने। ठीक है, सरकार के पास पूरा डेटा गया तो उसमें सीधा मनी ट्रांसफर कर दिया। कोरोना काल में कितना कुछ काम आया। सरकार आज भी घटना घटे उसके पहले ही सरकार ने अपनी सिक्योरिटी प्रोफाइल को लगातार वो इम्प्रूव करती जा रही है। रफाल तक ही हम लोग सीमित नहीं है, उसके बाद भी मिसाइल्स और बाकी जो भी सिक्योरिटी अपैरेचर्स है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा रहा है। तो आर्मी हो या नेवी हो, एयरफोर्स की ट्रेनिंग बेहतर की जा रही है, उनका अटायर जो है वो बेहतर वेपन्स जो है उसकी वो उनको दिए जा रहे हैं। मतलब डिफेंस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, आगे फ्यूचर में भारत की क्या आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आज ही उसके लिए तैयारी चालू। तो ये सरकार बैठ के इंतजार नहीं कर रही कोई प्रॉब्लम आए, उसका एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। आने वाले समय को देखते हुए सरकार तैयारी कर रही है। प्रोएक्टिव लीडरशिप, वो एनर्जी सेक्टर में हो या फिर वो हेल्थ में हो या एजुकेशन में हो, भविष्य को देखते हुए सरकार तैयारी कर रही है। हमारे नेबर्स आसपास किस ढंग से तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से DRDO, इसरो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि DRDO, इसरो की जो गति है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग यहीं तक संतुष्ट नहीं है। फ्यूचर में क्या कुछ होगा, विकास हो या सुरक्षा, उसका दृश्य कैसा होगा, उसको एंटिसिपेट करना, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, उसकी तैयारी आज ही करना। फिर आप देखेंगे ग्लोबल लीडरशिप थ्रू पॉजिटिव इंटरवेंशन। भारत विश्व गुरु होगा, भारत विश्व गुरु है, बनेगा। हम लोग वैसे बेवकूफ़ टाइप की ये कंट्री, भारत जो कंट्री है ये बहुत ही मैच्योर कंट्री है। ऊपर से दो चार चीज़ों को क्रस्ट पे आप देख लें तो ये नहीं बोले कि हाँ ये विकासशील राष्ट्र है, मैच्योरिटी बहुत है। भारत एक बहुत पुराना देश है, पुराना देश है तो उसकी मैच्योरिटी दिखलाई पड़ती है। हम लोग के लिए विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा वेपन्स हम लोग के पास हैं और सबको धमका कर रखें और डरा कर रखें। भारत के लिए विश्व गुरु बनने का मतलब ये है, विश्व गुरु बनने के हम आत्मनिर्भर हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने देश के अंदर की चुनौतियों का सामना भी करते हैं, और इतना सक्षम हम हो सकें कि हम अपने आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं या वैश्विक स्तर पर जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मानवता की रक्षा के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम एक सकारात्मक और सशक्त, एक प्रभावकारी हस्तक्षेप हम कर सकें। इसलिए हमें लगातार अपनी ताकत बढ़ानी है। भारत को विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि हमारा डोमिनेंस हो और सब हमसे डरें और घबराएं, नहीं।
हमारी सिक्योरिटी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे भारत से उलझने के पहले 10 बार लोग सोचें। लेकिन हमारा प्रयास क्या होगा, हमें शक्ति इसलिए चाहिए, हमें सक्षमता और संपन्नता इसलिए चाहिए कि हमें अपने लोगों का भी ध्यान रखना है और उसके बाद हमें साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी बेहतर कंट्रीब्यूशन करना है। हमारे लिए लीडरशिप का मतलब या विश्व गुरु होने का मतलब ये है। गुरु कोई अपने डिक्लेरेशन से कैसे होगा? भारत ऐसा देश थी, उसमें इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आएगी कि हम लोग चाहेंगे हम घोषणा कर दें कि भारत विश्व गुरु हुआ? ऐसे नहीं होता है। आपका कार्य ऐसा है, इतना सुंदर आपका कार्य है कि दुनिया आपको एक्सेप्ट करने लग जाए, दुनिया आपको गुरु के तौर पर देखना शुरू करे। इसको बोलते हैं विश्व गुरु होना। ऐसे कोई चाहत नहीं रखनी है कि और ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो जाए, मिसाइल हो जाए और हर समय दम भरें उस बेवकूफ़ पाकिस्तान लीडरशिप की तरह कि हमारे पास 1-1 पाव के भी बम है, आधे किलो के बम है, ले लो बम खाओ, आटा तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, और बम की बात करते हो तो हम एक एटमी शक्ति हैं। हो गया, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, हर जगह मार खा के आ रहे हैं, हम एक एटमी शक्ति हैं। ये बेवकूफ़ टाइप, इस टाइप की लीडरशिप है। तो हमारी जो लीडरशिप, हमारी जो है गवर्नमेंट की लीडरशिप, तो उसकी अब एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है। और ये ग्लोबल लीडरशिप कहाँ से आई है? ये ग्लोबल लीडरशिप जो आज दुनिया में लोग मोदी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखते हैं, भारत की इज्जत काफ़ी बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरवेंशन दुनिया में जहाँ भी हुआ है वो अधिकतर जगह पे पॉजिटिव इंटरवेंशन हुआ है। कहीं पे भी कोई युद्ध चल रहा है या लोगों को रिट्रीव करना है या वहाँ से निकालना है, तो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने केवल अपने लोगों को नहीं निकाला, दूसरे देश के लोगों की भी मदद की। कोरोना काल में भी हमने ऐसा किया। कोरोना काल में आप देख लीजिए हमने कितने राष्ट्रों की मदद की। और भारत की ये संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत का वैल्यू सिस्टम आप समझिए कितना शानदार है कि भारत में किसी भी जगह पर इस बात को लेकर विरोध नहीं हुआ कि नहीं हम दुनिया की मदद क्यों कर रहे हैं, पहले हम अपनी मदद करेंगे, पहले हमें सारी चीज़ें चाहिए। दुनिया में आप देखें यूरोपियन कंट्रीज कुछ ऐसे हैं, वो डबल डोज और उसके बाद बूस्टर डोज वो सब इकट्ठा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर के लिए। और भारत हमेशा इस बात पर बल देता रहा कि ये जो वैक्सीन वगैरह है, वैक्सीन के ऊपर कोई पेटेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, इसको फ्रीली अवेलेबल करना चाहिए, दुनिया के उन कंट्रीज़ के लिए फ्रीली अवेलेबल कर देना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें पूरी मानव जाति के बारे में सोचना चाहिए। कल्चर का डिफरेंसेस हमें दिख गया कोरोना काल में, हम लोगों का अप्रोच कैसा था। और दुनिया की कई कंट्री जो अपने को बहुत ही विकसित कंट्री कहते हैं, वहाँ उन कंट्री के सरकारों का और उनके लोगों का अप्रोच कैसा था। तो ग्लोबल लीडरशिप थ्रू पॉजिटिव इंटरवेंशन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 21 के बाद ऊपर आइए 17 के ऊपर जो पॉइंट है 22, प्रो कॉर्पोरेट्स एंड प्रो कॉमन पीपल। तो सरकार की पूरी नीति में आप देखिएगा कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी साथ लेके चल रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी काम कर रही है कि लगातार और बेहतर करना, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ना, पॉलिसी स्टिमुलस समय समय प्रोवाइड करना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसको ऐसा नहीं लगे कि जो इन्वायरमेंट है बहुत कॉन्ड्यूसिव नहीं है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें सरकार उस पर भी काम कर रही है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सरकार की कमर्शियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कई तरह के बदलाव, और लगातार सरकार एनकरेज कर रही है इन्वेस्टमेंट उस एरियाज में जहाँ पर डेफिशिएंसी है, ठीक है। और दूसरी तरफ सरकार प्रो कॉमन पीपल भी है, वो आम लोगों की उतनी मदद करती है। तो एक तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, और दूसरी तरफ आम लोगों को भी साथ लेके चल रही है। उसमें समाज के शोषित वर्ग के लोग हों, आपके पिछड़े वर्ग के लोग हों, या वृद्ध लोग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, सबको साथ लेकर चल रही है। फिर उसके बाद देखिए 23 जो आपका है सेंसिटिव टू वल्नरेबल सेक्शन से बता चुके हैं। और 24 रेजिलिएंट लीडरशिप। एक लीडरशिप जो है वो रेजिलिएंट है। लीडरशिप की एक खासियत होती है, जो अच्छे लीडर होते हैं, पावरफुल लीडर होते हैं, उनमें रेजिलिएंसी होती है कि वो टफ से टफ सिचुएशन को पता है कि किस वक्त हमें इन एक्शन में रहना है और कब हमें एक्शन में आना है, कहाँ पर हमें थोड़ा शांति बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, और किस वक्त हमें हिट करना है। तो लीडरशिप जो है रेजिलिएंट लीडरशिप है। कितनी साजिशें हुई देश के अंदर हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है उसमें एक रेजिलिएंसी है। वो बहकावे में आकर के एक्शन नहीं, कभी वो एयरकोट बाला स्ट्राइक तो आपने जानते हैं, कभी कभी वो स्ट्राइक ऐसे कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। तो क्या देश के अंदर कोई अगर देश की सॉवरेंटी को चैलेंज करेगा तो क्या सरकार सबक नहीं सिखा सकती? लेकिन नहीं, सरकार को पता है कि शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। और फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है तो कैसे किसान भाई जो हैं उन सबको कैसे साथ लेकर चलना है, समझाना बुझाना है। कई लोग उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। कई खालिस्तानी आके उसमें मिल गए, तो कैसे धीरे से उनको सिंगल आउट, धीरे से उनको अलग करना है और कैसे किसान भाइयों को समझाना है। अभी भी जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी अभी आप देखिए किसान आंदोलन को लेकर चल रहा है, लेकिन सरकार अपने तरीके से उसको टैकल कर रही है। तो रेजिलियंसी, हर जगह कोर्जन और फोर्स अप्लाई नहीं होगा और हर समय परसुएजन भी नहीं चलेगा। तो सरकार को पता है कि किस वक्त कैसे टैकल करना है। तो ये एक लीडरशिप की खासियत है।
तो आपके रेजिडेंट, उसके बाद है नेशन फर्स्ट। ये तो आप जानते ही हैं सरकार की पूरी पॉलिसी, ये तो दुनिया के सारे लीडर्स ही बोलते हैं। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे या पुतिन से पूछेंगे, सब लोगों को ये कहना है कि, सब लोगों का ये मानना है कि मोदी जो है बहुत ही टफ बार्गेनर है, वो अपने देश के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। तो नेशन फर्स्ट, ठीक है, राष्ट्र जो है वो प्रथम है, उसी की सुरक्षा की छांव में हम सब अपना जीवन जीते हैं। इसलिए जब राष्ट्र जीवित है, राष्ट्र मजबूत है, तो उसके अंदर ही हम अपना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्त जीवन या आर्थिक जीवन हम जीते हैं। इसलिए नेशन फर्स्ट का जो है वो ये सरकार की पूरी सोच के केंद्र में नजर आता है कि राष्ट्र प्रथम। तो ये सब हो गए सरकार के इम्पर्सनल फीचर्स हैं, ये सरकार से जुड़े हुए हैं। और पर्सनल लीडरशिप की अगर बात करें मोदी जी की, तो बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं, वो तो आप लोग जानते हैं। आप किसी भी लीडर के व्यवहार से ही समझ सकते हैं कि या उनका जो भी अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ठीक है, कोई भी करप्शन चार्ज आज तक उनके ऊपर रहा ही नहीं है। तो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी जो अनक्वेश्चनेबल है, इसलिए कई बार लाख साजिश के बावजूद भी आम जनता को आप बगला नहीं सकते कि मोदी ये, मोदी अडानी और मोदी एक हैं, या राहुल गांधी प्रयास करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वो मोदी जी के बारे में बताते बताते बहुत ज़्यादा अपने बारे में पूरे देश को ढोल बजा बजा के बता चुके हैं। अब बच्चे बच्चे तक उनको जानते हैं। 2-4 वोट यहाँ जीत लें और आपका कॉमेडी शो कुछ लोग देख लें तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी के प्रति स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। अब धीरे धीरे उनकी लीडरशिप, ये बेवकूफ़ वाली बातचीत होगी, उनके सलाहकार उनको ऐसी बात नहीं सिखाएं, ठीक है। तो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी जो है मोदी जी की, वो बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल है, वो उनके साथ और सब लोग जानते हैं। हार्ड वर्किंग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद हाई लेवल ऑफ EQ एंड SQ, ठीक है, इमोशनल क्वोशेंट और सोशल क्वोशेंट। मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे लोगों की भावनाओं को, जानते हैं क्या मतलब, जो व्यक्ति अंदर से सही होगा, जिसकी सोच सही होगी, तो अगर वो आपके राष्ट्र के विकास की बात करेंगे, राष्ट्र के हित की बात करेंगे, एकता और अखंडता की बात करेंगे, जो बहुत ही भावनात्मक रूप से, वो बहुत देश प्रेमी अगर हैं, तो अपने आप ही एक भावनात्मक संबंध लोगों के साथ बन जाएगा। तो उनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है, लोगों की भावनाओं को वो समझते हैं। और सोशल क्वेश्चन, जिस समाज में जाएंगे, जिसके बीच जाएंगे, उनको अपना बना लेंगे। अगर वो महिलाओं के बीच बैठेंगे तो पता चला है कि वो सब जो हैं वो उनसे जो बातचीत करेंगे, उनके जो कुछ करेंगे, महिलाएं उनका काफ़ी सम्मान करती हैं। बच्चों के साथ जाएंगे तो उतने ही लोकप्रिय हैं। आम लोगों के बीच भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो जिस देश विदेश कहीं भी जाते हैं, आप देखते हैं विदेश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, और जिस प्रकार से उनका आदर भाव या सत्कार लोग करते हैं, वो दिखलाता है कि बहुत अच्छा उनका एक संबंध है, उनमें गजब का सोशल स्किल है। दुनिया के टॉप लीडर जो हैं उनके साथ उनका पर्सनल रेपो इतना अच्छा है, ठीक है। तो इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन ये सब उनका बहुत ही बढ़िया। उसके बाद एक्सपीरियंस, मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बने हैं, वो 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद बने हैं वो प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत शानदार काम किया। तो जो उनका अनुभव है, वो अनुभव सरकार चलाने का, ब्यूरोक्रेसी को चलाने का, वो काफ़ी का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत करीब से देख लिया होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, केंद्र किस ढंग से काम करता है, क्यों राष्ट्र का विकास नहीं हो पा रहा है, कौन कौन सी बाधाएं हैं। इसलिए वो इतने स्पष्ट रहे होंगे, इसलिए वो एक अच्छे प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बने, उसमें कई सारे कारण हैं। सिर्फ ये नहीं कि हाँ वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आम लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा है, जिया है। वो विजिट करने नहीं जाते हैं किसी दलित घर में भोजन करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत साधारण जीवन जी करके आए हैं। तो ज़मीनी हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पूरी व्यवस्था को संभाला होगा, देखा होगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसलिए वो एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री बने। क्योंकि बुनियादी चीज़ सेम ही रहेगी। कई लोग कह रहे थे कि फिर भी केंद्र सरकार चलाना आसान काम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बुनियादी चीज़ तो कुछ वैसी ही है। दोनों जगह ही वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और दोनों जगह ही ब्यूरोक्रेसी है। दोनों जगह पॉलिसी, प्रोग्राम्स वगैरह, एग्जीक्यूशन, ब्यूरोक्रेसी, तो उससे रिलेटेड जो डायनामिक्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें वैसी ही हैं। थोड़ा बहुत फर्क अवश्य होगा, ज़्यादा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट सेम है। तो इसलिए एक्सपीरियंस काम आया। फिर लीडरशिप, कम्युनिकेशन में क्या कहने हैं, मोदी जी का जो संचार है, कम्युनिकेशन, वो बहुत ही मतलब इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। वो अपनी बात बहुत ही सादगी से और बहुत ही प्रभावकारी ढंग से लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए अब देखेंगे कई बार कई राज्यों में इलेक्शन का आउटकम मोदी जी ने बदल दिया, ठीक है। वो किसी रैली में जाते हैं, 2-4 रैली उन्होंने कर दी, तो लोगों को बहुत अच्छी तरह से वो साधारण भाषा में बिल्कुल अच्छी तरह समझा देंगे। इसलिए उनके कम्युनिकेशन सिर्फ लच्छेदार भाषण या अच्छे शब्दों को लेकर नहीं होता है। कम्युनिकेशन के बारे में जरा सोचिए। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग ऑफ व्यूज एंड ओपिनियंस, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स। शशि थरूर की तरह आप बड़े अच्छे लैंग्वेज बोलेंगे
ठीक है, लेकिन वो नहीं होता है। ऑनेस्टी कहाँ से लाएंगे? कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, थॉट्स एंड आइडियाज। कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स योर ईगो स्टेट, कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स योर एथिकल चॉइसेस। समझे आप? कम्युनिकेशन जो है दैट रिफ्लेक्ट्स योर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी टू ग्रेट एक्सटेंट। आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके कम्युनिकेशन को फोर्स तब मिलता है जब आप अपने कार्यों से आपने साबित किया हो कि आप बहुत ईमानदार हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो आपकी जैसी पर्सनैलिटी होती है, जैसा रेपुटेशन है, वो ऐड करता है आपके कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन जो है वो केवल शेयरिंग ऑफ व्यूज, आइडियाज, ओपिनियन, भाषण कहीं से लिख के ले आए और पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। जब मोदी जी उस बात को जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक इसलिए होता है क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उतना उससे अधिक कई बार वो कर चुके होते हैं, वो कर चुके हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। इसलिए उनके कम्युनिकेशन में जो बात है, जो प्रभाव है, वो दूसरों के कम्युनिकेशन में नहीं होगा। आप बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हैं, कमिटेड हैं, आपका इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, राष्ट्र के प्रति आपकी समर्पितता और प्रेम ये सब है, ठीक, आपका अनुभव है, तो आपका कम्युनिकेशन एक अलग तरीके का होगा, एक अलग तरीके का। मोदी जी के कम्युनिकेशन में वो बात है, इसलिए उन लोगों को अच्छी तरह से वो समझा पाते हैं, उनको प्रभावित कर देते हैं, या उनके अंदर जो भी दुविधा है उसको दूर कर पाते हैं। डिपेंडेबिलिटी, तो जब ऑनेस्टी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगा और कंजंक्शन है, जो बोलते हैं और जो वो करते हैं, काफ़ी हद तक दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी है, जो पहले सरकारों में नहीं हुआ करती थी। लेकिन मोदी जो कहते हैं मोदी की गारंटी है, तो ये बोलने के लिए जो दम चाहिए वो उनमें है, क्योंकि वो साबित कर चुके हैं। तो डिपेंडेबिलिटी उनकी बहुत अधिक है और उनकी लीडरशिप बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। आप जानते हैं यूथ को भी वैसे इंस्पायर करते हैं। इंस्पिरेशन आपके कहने से नहीं आता, आप जब ऐसा काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आपके एक्शन से लोग इंस्पायर होते हैं। बातों से इंस्पायर हो सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों, कुछ सालों, महीने के लिए, लेकिन मोदी जी जो सिखाते हैं, समझाते हैं, उनको सिखाने समझाने के लिए कोई ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों को लेकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनका अपना जीवन ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, कि कैसे इस उम्र में भी इतनी स्फूर्ति से, इतने उत्साह से, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं दिन रात। तो ठीक है, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग। और दूसरा डिसाइसिवनेस, एक लीडरशिप में जो होना चाहिए वो मोदी जी में है, कि एक टफ सिचुएशन में डिसीजन लेना। वो टाल मटोल नहीं कर रहे हैं। तो एयर स्ट्राइक करना था तो एयर स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, राम मंदिर का बनना है तो राम मंदिर बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जैसे जहाँ जब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया, जो ऐसा लग रहा था कि कभी संभव ही नहीं था। ऐसे ऐसे नेता थे जो कह रहे थे कि भारत जो है दंगों में झुलस जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, उससे डरने वाले, खौफ में आने वाले नहीं है। तो उन्होंने जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन उन्होंने लिया, तो एक डिसाइसिवनेस। और फिर आप देखिएगा 8 के बाद जो ऊपर जो पॉइंट है, नो विजन एंड मिशन, इसमें कुछ कहना ही नहीं। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, वो कैसा भारत चाहते हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 2047 तक, उनका क्लियर है। और एक मिशन ड्रिवन अप्रोच। मोदी जी तो ऐसा लगता है कि पर्सोनिफिकेशन है विजन एंड मिशन के। और पॉलिटिकल एक्यूमेन, मतलब वो एक तरफ वो विकास परक योजना बनाते हैं, विकास के प्रति समर्पित, लेकिन उनका पॉलिटिकल सेंस भी बहुत अच्छा है। इलेक्शन को जीतने के लिए क्या करना है वो भी उनको पता है। उनकी और अमित शाह की जोड़ी एक शानदार जोड़ी, जिसका तोड़ नहीं है विपक्ष के पास। तो डेवलपमेंट की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, तो पॉलिटिकल शार्पनेस भी है। तो कई बार कई लोग में ऐसा होता है कि ठीक है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, लीडर हैं, तो वो डेवलपमेंट पे तो बहुत कुछ का बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्किल भी वैसा हो जरूरी नहीं। तो उनमें बहुत शानदार एक संतुलन है पॉलिटिकल एक्यूमेन। आप उनके खिलाफ कोई बात बोलेंगे, वो उसी को ढाल बना लेंगे। ठीक है, आपने जिस चीज़ पर अटैक किया है वो उसी को डिफेंस के लिए यूज़ कर लेंगे, और उल्टा आपके पास ये मामला चला जाएगा। और एक अपील होता है, मोदी जी का एक अपील जो है शानदार लीडर में अपील होना चाहिए। वो क्या है? अपील ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आप लालू प्रसाद यादव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ममता बनर्जी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ गए, आसपास उद्धव ठाकरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राहुल गांधी को आसानी से प्रेडिक्ट कर, उसके पास अडानी अंबानी को लेकर कुछ है ही नहीं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स को, अखिलेश यादव को लेकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, घिसा पिटा 2-4 चीज उसके पास है, उनके पास है। ठीक है, लेकिन मोदी जी को प्रेडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। उनके पास एक है अपील ऑफ ओरिजिनलिटी एंड अपील ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आप सोच रहे हैं क्या, और एक ऐसा डिसीजन वो लेकर के आ जाएंगे, एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसने किसी ने भी नहीं सोचा होता कि ऐसा निर्णय वो लेंगे। तो ये कुछ बातें हैं मोदी जी की लीडरशिप से रिलेटेड। तो एक केस स्टडी है, पब्लिक एडमिशन के स्टूडेंट अगर चाहें तो वो इसको अच्छी तरह से देखें, एनालिसिस करें और समझ पाएंगे कि क्यों एक लीडर इतना पावरफुल है। भविष्य में जरूर होगा, जितने भी प्रशासन, लोक प्रशासन से जुड़े स्टूडेंट हैं, उन सब जो राइटर्स भविष्य में होंगे, वो सब एक न एक चैप्टर जरूर मोदी जी की लीडरशिप पे लिखेंगे जरूर।
तो जितने स्कॉलर्स हैं, फ्यूचर में कोई ना कोई स्कॉलर आप देखिएगा वो एक मोदी जी के स्टडी लेकर के वो एक थियरी लीडरशिप पे लिखेंगे। नई लीडरशिप थियरी आएगी मोदी जी के जीवन को, उनकी लीडरशिप को देखते हुए, उनके शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए। ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और ये जो पूरा लेक्चर जो था, ये जो एक्सप्लेनेशन हमें थी, ये मोदी जी जो हैं बहुत शानदार लीडर हैं, उनको देखते हुए इतने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे लिख करके बनाया। और हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। मोदी जी के जैसे देश को लीड कर रहे हैं, आगे भी वैसे ही लीड करें। हम लोग भी फॉर्चुनेट है कि हम लोग को मोदी जी जैसे लीडर मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।